हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिलर प्लांट के ऑपरेशन के बारे में कि किसी भी चिलर प्लांट को हम कैसे ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या चीज हम लोगों को देखना है, इसमें क्या क्या रेडीनेस हम लोगों को चेक करना है चिलर प्लांट को चलाने से पहले। और सबसे बड़ी चीज कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है कि पहले हम कौन सा पंप चलाएंगे, है ना, कब हम चिलर को कमांड देंगे, कब हम कूलिंग टावर के फैन को ऑन करेंगे। ये बहुत सारी चीजें जो होती हैं हम लोगों को चिलर प्लांट चलाने के टाइम पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि हर एक का अपना अपना स्टेप होता है, अपना अपना प्रोसीजर होता है कि एक पंप के बाद दूसरा पंप चलेगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये काम होगा। तो जैसे ही आप कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, चाहे वो गल्फ के लिए हो, चाहे वो इंडिया के लिए हो और किसी भी कंट्री के लिए, तो ये मेजर क्वेश्चन आपसे इसी प्लांट ऑपरेशन से पूछा जाता है कि किसी भी चिलर प्लांट को चलाने में क्या क्या करना चाहिए और किस चीज का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो ये आप लोगों के लिए ही फायदा है कि इसमें छोटी छोटी चीजों को बताया जाएगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसी कई सारी वीडियोस आपको आगे मिलने वाली हैं इस चैनल पे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इसमें कि जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट चिलर प्लांट रूम, कि चिलर प्लांट रूम को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सिस्टम को देखना है कि उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, सिस्टम रेडीनेस क्या है। सबसे पहले हम सिस्टम रेडीनेस को चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। दूसरा जो हम लोग दूसरी टॉपिक पे जो बात करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप चिलर स्टार्टिंग। तो कैसे कैसे हम चिलर को स्टार्ट करेंगे, पहले कौन सा पंप ऑन होगा, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, कंडेंसर पंप, कूलिंग टावर, चिलर कब ऑन करेंगे, है ना, कब कमांड देंगे। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डूज, डूज का मतलब है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना, क्या क्या हम करेंगे चिलर प्लांट को चलाने के टाइम पे या चलाने के बाद। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डोंट्स, कि हमें क्या क्या नहीं करना है चिलर को चलाने के टाइम पे या चलाने के बाद भी हम लोगों को क्या क्या नहीं करना है। ये चारों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने इन चारों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप हमेशा कहीं भी किसी भी प्लांट को आसानी से चला सकते हैं और किसी भी इंटरव्यू में किसी भी सवाल का आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को रेडीनेस जो चेक करना है, उसमें क्या क्या चेक करना है रेडीनेस ऑफ द चिलर प्लांट में, वो देखिए मैंने एक एक पॉइंट को नोट डाउन किया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं इसको हिंदी में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप लोगों को क्या चेक करना है, चेक ऑल द वाल्व्स ऑफ द चिलर्स आर इन फुल्ली ओपन कंडीशन। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जिस चिलर को आप चलाने जा रहे हैं उस चिलर का सारा वाल्व ओपन होना चाहिए। कौन कौन सा वाल्व, इनलेट पे बटरफ्लाई वाल्व होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आउटलेट पे भी बटरफ्लाई वाल्व होता है चिलर के, फिर उसके बाद मोटराइज्ड पे बटरफ्लाई वाल्व होता है और बैलेंसिंग वाल्व होता है। तो ये सारे वाल्व जो चिलर के हैं आपके ओपन होने चाहिए, ठीक है। तो जिस चिलर को आप चलाने जा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर चिलर को आप चलाने जा रहे हैं, उस चिलर का आपको वाल्व ओपन करके रखना है। और अगर ओपन है पहले से तो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको करना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, चेक ऑल द वाल्व्स ऑफ द चिलर शुड बी इन क्लोज कंडीशन विच आर नॉट ऑपरेशन। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। क्या होता है, सपोज कर लीजिए आपके प्लांट में 3 चिलर है और आपको एक ही चिलर को ऑन करना है, तो जो बाकी के 2 चिलर हैं उसके वाल्व को आपको क्लोज करके रखना है। क्यों क्लोज करके रखना है, क्योंकि एक चिलर के लिए एक प्राइमरी पंप डेडिकेटेड होता है। तो अगर आप एक प्राइमरी पंप चलाएंगे और 2 चिलर का वाल्व ओपन होगा तो दोनों में पानी जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो चिलर आपका नहीं चलेगा। चिलर आपका लेस वाटर फ्लो पे या फ्लो स्विच पे के अलार्म पे ट्रिप कर जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि अगर जितने भी चिलर हैं आपके चिलर प्लांट में, है ना, तो जो चिलर आपके ऑफ कंडीशन में जिसको आपको नहीं चलाना है उसके वाल्व को आपको क्लोज रखना है। ठीक है, कौन सा वाल्व क्लोज करेंगे, कोई सा भी एक वाल्व, चाहे इनलेट वाला हो चाहे आउटलेट वाला हो, है ना, कोई भी एक बटरफ्लाई वाल्व या मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व आप क्लोज कर दें तो पानी उसमें सर्कुलेट नहीं होगा। सिर्फ वो चिलर में पानी सर्कुलेट होगा जिसमें आप जिसको चलाने जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, चेक पावर सप्लाई इज अवेलेबल इन चिलर एंड ऑयल टेम्परेचर इज अप टू द रेंज एंड देयर इज नो अलार्म ऑन द डिस्प्ले। तो सबसे बड़ी बात जो है कि सपोज कर लिया आज आपने शाम में चिलर को शट डाउन किया, कल सुबह में आपको चिलर चलाना है, तो कभी भी आपको उसकी जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई को आपको कट नहीं करना है। ठीक है, पावर सप्लाई को ऑफ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जैसे आप पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे तो जो ऑयल टेम्परेचर है, ये ऑयल टेम्परेचर डाउन हो जाएगा चिलर का। ठीक है, और जैसे ही ये ऑयल टेम्परेचर जो चिलर का होता है वो गर्म होने में, अपने टेम्परेचर में, डिजाइन टेम्परेचर में पहुंचने में कम से कम आपको 2 घंटा लगता है, कम से कम, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो सपोज कर लीजिए आपको चिलर सुबह 6 बजे चलाना है और आपने पावर सप्लाई ऑफ कर दिया है, तो आप 6 बजे चिलर नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो 2 घंटे के बाद आपका ऑयल का टेम्परेचर वो अपने डिजाइन पे पहुंचेगा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचेगा, मतलब आप 8 या 9 बजे फिर जाकर चिलर को चलाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी चिलर की पावर सप्लाई को ऑफ ना करें अनटिल अनलेस उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है चेक चिल्ड वाटर एंड कंडेंसर वाटर प्रेशर इज एज पर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन और डिजाइन। तो सबसे पहले उसके ये तीनों एक्टिविटी करने के बाद आपको देखना है कि जो प्रेशर गेज है आपका, जिसको हम लोग पीजी बोलते हैं, जो प्रेशर गेज है चिलर के इनलेट और आउटलेट पे जो लगा हुआ है, उसमें आपको देखना है कि जो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है या डिजाइन प्रेशर है, मान के चलो डिजाइन प्रेशर आपका वहां पे 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए। अब ये प्रेशर, डिजाइन प्रेशर या कैसे निकालते हैं वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप ये समझ के चलें कि आपको बताया गया है कि इस प्लांट रूम में, इस चिलर में, प्लांट रूम में 5 kg का प्रेशर होना चाहिए, तो उस आपको ध्यान में रखना है कि हमारा 5 kg का प्रेशर हो। मतलब ये है, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी चिल वाटर या जो कंडेंसर वाटर लाइन है वो फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, उसके बाद आपको चेक ऑल वॉल्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंप्स आर इन ओपन कंडीशन। तो आपको सारे पंप, जो आपके प्राइमरी पंप हैं, सेकेंडरी पंप हैं, इवन कंडेंसर पंप हैं, उनके भी आपको सारे वॉल्व चेक कर लेना है, वो भी ओपन कंडीशन में होने चाहिए। वैसे तो कभी भी पंप के वाल्व्स बंद नहीं करने चाहिए, चाहे वो पंप ऑपरेशन में हो या ना हो, बिकॉज उसके आगे एनआरवी लगा हुआ होता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी भी आप जिस चिलर प्लांट में कहीं भी आप ऑपरेट कर रहे हैं चिलर को, तो कोई सी भी वाल्व को बंद ना रखें, किसी भी पंप के वाल्व को बंद ना रखें, हमेशा सारे पंप के वाल्व को ओपन करके रखें। लेकिन हाँ, चिलर के केस में आपको बंद करके रखना है। ठीक है, तो फिर भी आपको सुबह में आप जब जाते हैं तो एक बार आपको नजर मान लेना है सारे पंप पे कि वाल्व ओपन है या नहीं है। उसके बाद चेक पावर सप्लाई इज अवेलेबल इन पंप इलेक्ट्रिकल पैनल, तो वो तो होता ही है, लेकिन फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना जाते ही कि इलेक्ट्रिकल पैनल में पावर सप्लाई होना चाहिए, पंप के, कूलिंग टावर, फैन के। ठीक है, उसके बाद आपको एयर पर्चिंग करना है, डू द मैनुअल एयर पर्चिंग एट टॉप ऑफ द चिल वाटर राइजर। अगर एयर आपने थोड़ा बहुत पानी टॉप अप किया है अपने चिल वाटर लाइन में, सपोज कर लीजिए आपका 5 kg प्रेशर स्टैंडर्ड था और आपका 4.5 kg ही प्लांट रूम में था और आपने 0.5 kg को चार्ज किया है, एक्स्ट्रा पानी उसमें ऐड किया है, तो क्या होता है, पानी के साथ एयर भी आती है, तो उस टाइम पे आपको मैनुअल एयर पर्चिंग करने की जरूरत है। ठीक है, वैसे ऑटो एयर वेंट लगा हुआ होता है, लेकिन जब आप पानी चार्ज करेंगे ना, पानी ऐड करेंगे चिल वाटर लाइन में मेकअप यूनिट से, उस टाइम पे आपको मैनुअल एयर पर्चिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद चेक कूलिंग टावर वाल्व्स आर फुल्ली ओपन एंड बेसिन इज कंप्लीटली फुल ऑफ वाटर। जी, सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि कूलिंग टावर का वाल्व तो आप ओपन होना ही चाहिए, इनलेट और आउटलेट वाला, वो आप देखेंगे ही देखेंगे, है ना। लेकिन जो कूलिंग टावर का बेसिन है, कूलिंग टावर का जो बेसिन है वो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। क्या होता है, कूलिंग टावर का बेसिन खाली रहता है, ठीक है, भरा पूरा फिल नहीं होता है, और लोग पानी पंप अपना चला देते हैं। उस केस में क्या होता है कि ये बेसिन फिर खाली हो जाता है, तुरंत खाली हो जाएगा और यहाँ से कंडेंसर लाइन में एयर आ जाती है। ये बेसिन खाली क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारा पंप होता है ना, जो हमारा इनलेट वाली लाइन होती है कूलिंग टावर में, वो खाली रहती है हमेशा। क्यों खाली रहती है? क्योंकि जैसे ही पंप बंद करते हैं वो ग्रेविटी से पानी नीचे आ जाता है, बेसिन में जमा हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि कूलिंग टावर 100% आपका बेसिन फिल होना चाहिए। कभी भी आधा फिल है तो भी आपको कूलिंग टावर को या कंडेंसर पंप को नहीं चलाना है, नहीं तो एयर ले जाएगा सिस्टम में
और जैसे ही एयर आएगा तो फिर वाटर सर्कुलेशन नहीं होगा, और वाटर सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपका कंडेंसेशन नहीं होगा, फिर चिलर ओवर हेड टेम्परेचर पे या ओवरहेड प्रेशर पे ट्रिप कर जाएगा आपका। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चेक पावर सप्लाई इज अवेलेबल इन कूलिंग टावर फैन पैनल, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपकी वीएफडी में या कूलिंग टावर के फैन में सिटी फैन की वीएफडी या स्टार्टर में पावर सप्लाई होना चाहिए। तो ये जो रेडीनेस आपको चेक करना है, ये उन चिलर प्लांट में चेक करना है जिनको आप रोज चला रहे हैं। जिनको आप फर्स्ट टाइम चलाने जा रहे हैं उसकी चेकलिस्ट अलग होती है, उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। तो ये था हम क्या क्या देखेंगे। अब हमने ये सारी चीजें देख लिया और सब चीज को हमने ओपन कर दिया, पावर सप्लाई भी आ गई है। अब हम लोगों को चिलर को चलाना है। तो चिलर चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें मालूम है कि चिलर प्लांट में हमारे कितने इक्विपमेंट होते हैं, 5। एक क्या होगा, पहला आपका ये प्राइमरी पंप हो गया, उसके बाद आपका ये देखेंगे चिलर हो आपको मिलेगा, उसके बाद सेकेंडरी पंप, कंडेंसर पंप और कूलिंग टावर, सीटी फैन, है ना, ये सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले आपको किसको ऑन करना है, याद रखिए सबसे पहला प्रोसीजर, सबसे पहला स्टेप आपको ऑन करना है प्राइमरी पंप। ठीक है, प्राइमरी पंप जैसे ही आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये प्राइमरी पंप में यहां से आपका चिल्ड वाटर रिटर्न आएगा। ठीक है, चिल्ड वाटर रिटर्न आएगा, कहां से आता है, ये आपका बिल्डिंग के एएचयू से आ रहा है। ठीक है, ये बिल्डिंग के एएचयू से आपका ये चिल वाटर आ रहा है। तो इसको आपको सबसे पहले आपको प्राइमरी पंप चलाना है, तो यहां से आपका पानी आएगा। ठीक है, ये सेकंड प्राइमरी पंप के सेक्शन में जाएगा और प्राइमरी पंप इसको फिर कहाँ भेजेगा, चिलर के इनलेट पे। चिलर के इनलेट पे भेजने के बाद फिर चिलर से पानी निकलेगा। ठीक है, यहां से पानी निकलेगा चिलर से आपका चिलर के आउटलेट से वाटर निकलने के बाद कहाँ जाएगा, अभी आपने सेकेंडरी पंप को ऑन नहीं किया है, तो उस केस में ये आपका जो डिकपलर लाइन है ना, आपने देखा होगा कि ये डिकपलर लाइन होती है। उस केस में क्या होता है, ये पानी जैसे ही हम प्राइमरी पंप चलाते हैं तो प्राइमरी पंप चलाने पे पानी हमारा प्लांट रूम में ही घूमता है, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आपको सेकेंडरी पंप चलाना है अपने एचयू में अगर पानी पहुंचाना है तो आपने क्या किया, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपने क्या किया, आपने अपना प्राइमरी पंप ऑन कर दिया। ठीक है, प्राइमरी पंप आपको ऑन कर देना, ये आपने पहली चीज कर दी। अब प्राइमरी पंप आपने ऑन किया, अच्छा क्या करना है उसके बाद, प्राइमरी पंप ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे चिलर के डिस्प्ले पे आना है। चिलर के डिस्प्ले पे आपको आना है और वहां पे क्या होगा, एक लिमिट यहाँ पे फ्लो दिखाता है कि एवापोरेटर का फ्लो ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे आप देख लेंगे किसी तरीके से हर एक चिलर में अलग अलग तरीके से बताता है, किसी में वाटर फ्लो करता हुआ दिखाएगा, किसी में एरो दिखाता है और किसी में आपको लिख देता है कि इवापोरेटर चिल वाटर फ्लो ऑन। तो इस तरह से आता है, तो आपको ये इंश्योर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको कमांड देना है अपने सेकेंडरी पंप को। अब जैसे ही आपने सेकेंडरी पंप को कमांड दिया, सेकेंडरी पंप आपका ऑन हो गया, तो प्राइमरी पंप अपना चिल वाटर रिटर्न से पानी लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके चिलर से पानी आएगा और सेकेंडरी पंप, अब डिकपलर में पानी नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पानी आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी पंप से सीधे कहाँ जाएगा पानी आपका, बिल्डिंग में, एएचयू में। ठीक है, तो आपको आपने प्राइमरी पंप, दूसरे नंबर पे आपको आपने क्या किया, अपना सेकेंडरी पंप को आपने कमांड दिया, सेकेंडरी पंप को आपने ऑन किया। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपको अपने कंडेंसर पंप को कमांड देना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, अपना कंडेंसर पंप को कमांड देना है। ये स्टेप आपको याद रखना है, जैसे आप कंडेंसर पंप को कमांड देंगे पानी यहाँ से आएगा आपके। ठीक है, उसके बाद कंडेंसर के इंटर में इनलेट में जाएगा, उसके बाद आउटलेट होकर कहाँ चला जाएगा, कूलिंग टावर के इनलेट में आ जाएगा। ये आपने ये 3 एक्टिविटी कर ली। चौथी एक्टिविटी, ठीक है, अब चौथी एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो सीटी फैन को भी कमांड दे सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी दें, है ना, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि थोड़ी सी पावर सेविंग हो जाती है, तो आप सीटी फैन को कमांड ना दें। अगर आपका पैनल प्लांट रूम में ही है सीटी फैन का, है ना, तो आप पहले क्या करें, पहले आप चिलर ऑन कर लें। ठीक है, तो आप क्या करें, चिलर को ऑन कर दें, चिलर को कमांड दें। ठीक है, जैसे ही, है ना, आपको कंडेंसर पंप चलाने के बाद भी यहाँ पे फ्लो चेक कर लेना है, कंडेंसर फ्लो भी एक्टिव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या लिख कर आएगा, सिस्टम रेडी। ठीक है, यहाँ पे चिलर के डिस्प्ले पर लिख कर आता है सिस्टम रेडी। जैसे ही सिस्टम रेडी लिख कर आएगा, आपको कमांड दे देना है मैनुअली चिलर को। फिर उसके बाद चिलर का थोड़ी देर में क्या होता है, पहले उसका ऑयल
पहले पंप चलता है ना, पहले वो ऑयल पूरा जो है सर्कुलेट हो जाएगा कंप्रेसर वगैरह से, उसके 120 सेकंड के बाद मतलब 2 मिनट के बाद आपका चिलर ऑन हो जाएगा। तो चिलर ऑन होता है तो वो तुरंत लोड पे नहीं जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, 10 मिनट 15 मिनट, है ना। उसके बाद आप जैसे ही चिलर ऑन हो जाता है उसके बाद आप जाकर अपना सीटी फैन को ऑन कर सकते हैं, सीटी फैन को आप कमांड दे दीजिए। तो ये 5 स्टेप में आपको अपने चिलर को रन करना है, 5 स्टेप में अपने आप को चिलर को आप चला सकते हैं। ये है आपका चिलर का चलाने का तरीका। अगर आपने इस तरीके से इस स्टेप को हमेशा अपने साइड पे अपनाया, इसको फॉलो किया, तो आप कभी भी किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे और किसी भी तरह की गलत सिचुएशन में अपने प्लांट रूम में आप नहीं जाएंगे और आपका स्मूथली प्लांट रूम जो है ऑपरेट करेगा और प्रॉपरली ये जो वर्क करता है, जिस जिस अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए उस तरह से ये आपका वर्क करेगा। किसी भी तरह की इसमें अलार्म, किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपने इस सीक्वेंस को आपने फॉलो किया। अच्छा, अब मैं डूज एंड डोंट्स से क्या करना है और क्या नहीं करना है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट रूम को बंद कैसे करते हैं। अब आपको बंद करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अब आपको रिवर्स चलना है। अब बंद में क्या करेंगे, सबसे पहले आप चिलर को ऑफ की कमांड देंगे, सबसे पहले आप चिलर को ऑफ की कमांड देंगे, ठीक है। तो ये 4-1 हो जाएगा। हमने चौथे नंबर पे चिलर को ऑन की कमांड दी थी, लेकिन जब हम बंद करते हैं अपने चिलर प्लांट को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिलर को ऑफ की कमांड देंगे। जैसे ही हमने चिलर को ऑफ की कमांड दे दिया, ठीक है, तो चिलर तुरंत नहीं बंद होता है, आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। 2 मिनट के बाद आपका चिलर बंद हो जाएगा। तो जैसे ही चिलर बंद होगा उसके बाद आपको क्या करना है, चिलर के बंद होते ही आपको अपने कूलिंग टावर फैन को ऑफ करना है, ठीक है। कूलिंग टावर फैन को ऑफ करना है। उसके 2 से 3 मिनट के बाद आपको अपना कंडेंसर पंप को ऑफ करना है, ठीक है। ठीक है, आपने पहले चिलर को ऑफ किया, फिर कूलिंग टावर फैन को ऑफ किया, उसके बाद आपने कंडेंसर पंप को ऑफ करना है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी पंप को आपको ऑफ नहीं करना है। प्राइमरी और सेकेंडरी पंप को आपको ऑफ नहीं करना है। किस लिए ऑफ नहीं करना है, क्योंकि आप ये जो पंप है जो अपना आपका ठंडा पानी है 7 डिग्री सेल्सियस का जो चिलर ने ऑलरेडी ठंडा कर रखा है, वो आपकी बिल्डिंग में सर्कुलेट होता रहेगा, जिससे बिल्डिंग में 1 से 2 घंटे तक की कूलिंग आपको मिलती रहेगी। तो ये जनरली उस टाइम पे करते हैं हम 5 बजे से लेके 6 बजे के आसपास में, शाम में हम चिलर को बंद कर देते हैं ताकि चिलर जो है 8 बजे तक ये कूलिंग इसको मेंटेन रखे बिल्डिंग में। तो इस तरह से भी एनर्जी को सेविंग किया जाता है। तो ये इस तरह से आपको चिलर को ऑन करना है और चिलर को ऑफ करना है। अब आती है बात कि चिलर को जब हम चलाते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो जैसे ही हम आप देखेंगे कि जैसे ही आपने पंप को चलाया, अपने सारे पंप को ऑन किया, ऑन करते ही आपको जाकर देखना है कि उसका रोटेशन सही है कि नहीं है। रोटेशन चेक करने के बहुत तरीके हैं, है ना। आप वो को मालूम है कि आप एक तो उसका वो भी देख सकते हैं, फैन पीछे से मोटर के कि फैन किस तरह डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और फैन जो लगा हुआ होता है मोटर के पीछे वो एयर सक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप उससे भी पता कर सकते हैं। तो आपको रोटेशन चेक करना है, इनलेट और आउटलेट प्रेशर चेक करना है। इनलेट और आउटलेट प्रेशर इसलिए चेक करना है कि उसके बीच का डिफरेंस निकाल के आपको ये देखना है कि इसके बीच का जो रेगुलर डिफरेंस आता था, जो सपोज कर लीजिए कि 30 मीटर हेड का आपका पंप लगा हुआ है, और तो इसके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए प्रेशर में, तो करीब आपका 3 केजी का डिफरेंस आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इस चीज को आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद चेक करंट एंड वोल्टेज ऑफ द पंप। तो आपको उसके बाद करंट और वोल्टेज चेक करना है कि करंट कहीं तो ज्यादा तो नहीं ले रहा है, जो हमारा रेटेड करंट है मोटर का, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। वोल्टेज आपको चेक करना है, वोल्टेज तो कम नहीं है। देखिए वोल्टेज ज्यादा तो नहीं आएगा, है ना, लेकिन वोल्टेज कम हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप होने पे क्या होता है कि मोटर करंट ज्यादा लेती है और ट्रिप भी हो जाता है लो वोल्टेज पे, ठीक है। तो फिर आपको वो ध्यान देखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पंप को फिजिकली चेक करना है। ऑब्जर्व पंप फिजिकली फॉर एनी एबनॉर्मल साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो आपको हाथ से रखकर पंप को देखना है कि पंप में कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, किसी तरह की नॉइज तो नहीं आ रही है। अगर कुछ नॉइज आ रही है तो उसको आप फिर चेक करें कि उसका रीजन क्या है। उसके बाद आपको करंट और वोल्टेज सिटी फैन का भी चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है सिटी फैन का जो मोटर है वो ज्यादा करंट ले रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और अपनी जो
चेकलिस्ट है जो अपना आपका ऑपरेशन लॉग बुक है उसको फिल करना है। मैंने ऑपरेशन लॉग बुक अपने वेबसाइट पे ऑलरेडी डाला हुआ है। चिलर का भी ऑपरेशन लॉग बुक, चिलर का स्टैंडर्ड पैरामीटर डाला हुआ है, बट अभी मैंने ऑपरेशन लॉग बुक नहीं डाला है। तो मैं ऑपरेशन लॉग बुक डालने वाला हूँ। आप उसके लिए हमारा जो वो वेबसाइट है hvacwworld.com पे आप जाएं, हमारी वेबसाइट पे आपको वहां पे HVAC का कोर्स भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको पूरे ऑपरेशन लॉग भी मिल जाएंगे HVAC प्लांट रूम के। वो ऑपरेशन लॉग आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, इस वीक में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स उसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो वो 2500 का कोर्स है। लेकिन जिन लोगों को कोर्स चाहिए, जरूरतमंद लोग हैं और जॉब नहीं कर रहे हैं, तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करें। वेबसाइट में ही मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, मुझे मैसेज करें। उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा मैं डिस्काउंट कर देता हूं। कई लोगों को तो फ्री में भी दिया हूं जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद थे और उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। तो बहरहाल ये बात तो रही वेबसाइट की और कोर्स की। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चेक इनलेट एंड आउटलेट प्रेशर अक्रॉस इवापोरेटर एंड कंडेंसर। तो जो आपका इवापोरेटर के इनलेट और आउटलेट पे प्रेशर गेज लगा हुआ है उसमें भी आपको प्रेशर डिफरेंस देखना है। इवापोरेटर और कंडेंसर के अक्रॉस आपका प्रेशर डिफरेंस 1 kg से 0.5 kg के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे 1 kg भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 0.5 से 1 kg के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा प्रेशर डिफरेंस बन रहा है, इसका मतलब उसके इवापोरेटर और कंडेंसर के क्रॉस वाटर फ्लो कम जा रहा है, पानी कम जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, वो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है स्ट्रेनर चोक है, हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो, बैलेंसिंग वाल्व किसी ने छेड़ दिया हो, तो कोई और भी रीजन हो सकता है, फिर आपको वो चेक करना है। चेक वाटर फ्लोइंग कमिंग फ्रॉम फिल्स एंड सिटी फैन रोटेशन। तो आपको सिटी फैन का रोटेशन भी चेक करना है ना। नहीं, अगर सिटी फैन उल्टा घूमेगा तो आपका वाटर ठंडा नहीं होगा और चिलर ट्रिप करेगा। ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पानी ऊपर से गिर रहा है वो प्रॉपर गिरे, वो कहीं पे एक धार बनाकर ना गिरे, है ना, मोटी धार बनाकर ना गिरे, तो उससे आपकी कूलिंग जो कंडेंसर का वाटर है वो कूल नहीं होगा, है ना। पानी बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप्स में, बूंद में टूट टूट कर फिल से गिरेगा, है ना, जैसे बरसात होती है उस तरह से गिरना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑब्जर्व सिटी बॉडी फिजिकली फॉर एनी अनयूजुअल वाइब्रेशन एंड नॉइज फ्रॉम सिटी फैन। तो आपको कूलिंग टावर को भी रेगुलरली चेक करना है। जब भी आप अपना पंप चलाते हैं, कूलिंग टावर चलाते हैं, तो आपको हमेशा देखना है कि फिजिकली कोई वाइब्रेशन ना हो, है ना। रोज आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कल क्या वाइब्रेशन थी और आज क्या हो रही है। तो जैसे ही आपको लगता है कि नहीं ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है या कोई अलग से आवाज आ रही है, तो आप अपने सुपरवाइजर को या इंजीनियर को बताइए, फिर वो उसका टेक केयर करेंगे, उसका रूट एंड कॉज फाइंड करेंगे। ऑब्जर्व चिलर पैरामीटर दैट शुड बी विद इन द स्टैंडर्ड रेंज। तो चिलर पैरामीटर आपको ऑब्जर्व करना है, वो इसके स्टैंडर्ड रेंज में होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी वाटर कूल्ड सेंट्रीफ्यूगल चिलर 134A के का मैं बात कर रहा था, इसका मैंने स्टैंडर्ड पैरामीटर दे रखा है। आप वेबसाइट पे हमारी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ज्यादा 99 रुपीज का है। अपने पास में रखें ताकि ये 99 रुपीज आपके करोड़ों के जो चिलर को बचाने में बहुत मदद करेगा। वो स्टैंडर्ड पैरामीटर है। अगर उससे ऊपर नीचे कहीं पे भी आपका पैरामीटर हो रहा है तो आप अपने इंजीनियर सुपरवाइजर को बताएं। ऑब्जर्व चिलर फिजिकली फॉर एनी एबनॉर्मल वाइब्रेशन, साउंड और ऑयल लीकेज। तो अपने चिलर को भी आपको रेगुलरली देखना है कि कहीं पे कोई वाइब्रेशन ना हो, कहीं पे कोई साउंड तो गलत तरह की नहीं आ रही है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो ऑयल कहीं से लीक ना हो। अगर ऑयल लीक हो रहा है तो इसका मतलब जो है कि आपका कहीं ना कहीं लीकेज है और आपका रेफ्रिजरेंट लीक कर सकता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है। तो अब ये तो डूज थे। अब डोंट्स, आपको क्या नहीं करना है। ठीक है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना था और अब क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है वो है, डू नॉट रन द प्राइमरी प्राइमरी और कंडेंसर पंप अंटिल ऑयल टेम्परेचर रीचेज अप टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है। कभी क्या होता है कि आपने पावर सप्लाई बंद कर दिया था चिलर का, और सुबह में आप आए, चिलर की पावर सप्लाई ऑन किया, और चिलर का जो टेम्परेचर है मान के चलो कि वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, ऑयल का टेम्परेचर है, और इसको आपको 134A सेंट्रीफ्यूगल चिलर में आपको अराउंड 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का चाहिए होता है टेम्परेचर।
तो जब तक ये 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नहीं पहुंच जाता है ऑयल हीट होकर, है ना, तब तक आपको प्राइमरी पंप या कंडेंसर पंप नहीं चलाना है। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका ऑयल लिफ्ट होने की चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं। ठंडा ऑयल जो होता है वो रेफ्रिजरेंट में मिक्स हो जाता है, लेकिन जो हमेशा गर्म ऑयल होता है वो रेफ्रिजरेंट से अलग रहता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। डू नॉट बाईपास द फ्लो स्विचेस। क्या होता है, कभी कभी आपने अपने पंप चलाए, है ना, प्राइमरी पंप आपने चला दिया, ठीक है, पंप तो आपका चल रहा है, हो सकता है आपका फ्लो स्विच खराब हो और आपका फ्लो इंडिकेट नहीं कर रहा है आपके चिलर के पैनल में, तो आपने देखा कि अरे पंप तो चल रहा है, मेरा सब कुछ सही है, प्रेशर डिफरेंस भी बन रहा है, चिलर को हम ऑन कर देते हैं फ्लो स्विच को बाईपास करके, है ना। लोगों को मालूम है कि फ्लो स्विच को कैसे बाईपास करते हैं। तो फ्लो स्विच को बाईपास करके आप चिलर कभी भी ना चलाएं, और ये बहुत बड़ा जो हादसा हो सकता है, बहुत खतरनाक है आपके चिलर के लिए, है ना, ये आप समझ सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। डू नॉट रन द चिल्ड वाटर पंप्स अंटिल अनलेस सिस्टम इज कंप्लीटली फिल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिल्ड वाटर पंप या कंडेंसर वाटर पंप आपको तब तक नहीं चलाना है जब तक कि कूलिंग टावर का बेसिन पूरा भरा हुआ ना हो और आपका चिल्ड वाटर राइजर टॉप पे वहां सप्लाई और रिटर्न से पानी ना निकल रहा हो, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको हमेशा चेक करना है, और ऐसे कंडीशन में आपको पंप नहीं चलाना है। डू नॉट डिस्टर्ब द बैलेंसिंग वाल्व। आपको बैलेंसिंग वाल्व को नहीं छेड़ना है। बैलेंसिंग वाल्व को तो कभी क्लोज करना ही नहीं है। जैसे वो वाटर बैलेंसिंग होने के बाद अगर जिस जिस टर्न पे वो सेट है बैलेंसिंग वाल्व आपका, उसके ऊपर ही छोड़ देना है, उसको छेड़ना ही नहीं है। डू नॉट थ्रॉटल द बटरफ्लाई वाल्व। ठीक है, अपने बटरफ्लाई वाल्व को थ्रॉटल नहीं करना है। कभी क्या होता है, लोग अपना पंप का हेड मेंटेन करने के लिए या फ्लो को कम ज्यादा करने के लिए उसको थ्रॉटल कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बटरफ्लाई वाल्व फ्लो मेंटेन करने के लिए या फ्लो बैलेंस करने के लिए नहीं होता है। बटरफ्लाई वाल्व जो होता है वो लाइन को ऑफ और ऑन, मतलब क्लोज या ओपन करने के लिए होता है, थ्रॉटल करने के लिए नहीं होता है। तो आप इसको थ्रॉटल ना करें। डू नॉट डिस्टर्ब द सेटिंग ऑफ द चिलर पैरामीटर्स। चिलर के अंदर जो डिस्प्ले में सेटिंग किया हुआ होता है कि जैसे आपका सेट टेम्परेचर होता है चिल वाटर का 44 डिग्री फ़ारेनहाइट या 7 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो इसको आपको नहीं छेड़ना है। सपोज कर लो मोटर की कैपेसिटी की सेटिंग किया हुआ है 80%, है ना, कोई किसी इंजीनियर ने सेट किया है कि हमारा चिलर 80% से ऊपर ना जाए, तो आपको इसको भी नहीं छेड़ना है। तो किसी भी तरह की सेटिंग को आपके चिलर के अंदर, डिस्प्ले के अंदर नहीं छेड़ना है। डू नॉट ओपन द वाल्व्स ऑफ द अदर चिलर विच आर इन ऑफ कंडीशन। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आपका एक चिलर चल रहा है और आपका दूसरा चिलर भी प्लांट रूम में है, तो किसी भी आपके जब तक सीनियर का इंस्ट्रक्शन ना आए कि ये दूसरा चिलर चलाना है, तब तक आपको इसके वाल्व ओपन नहीं करने हैं, है ना, उनकी सुपरविजन में ही वाल्व ओपन करने हैं। बिकॉज जब आपको दूसरा चिलर चलाने की जरूरत पड़ेगी तो आपको चिलर का वाल्व तो ओपन करना ही होगा, लेकिन उसको भी ओपन करने का एक तरीका होता है। जब तक आपके इंजीनियर या सुपरवाइजर ना आए तब तक आप ऐसी गलती ना करें। डू नॉट रन एक्स्ट्रा पंप्स ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ चिलर, है ना। चिलर ऑपरेशन के टाइम पे सपोज कर लीजिए आपका एक चिलर चल रहा है और एक चिलर के लिए एक कंडेंसर और एक प्राइमरी पंप फिक्स होते हैं, तो आपको दूसरा प्राइमरी पंप या दूसरा कंडेंसर पंप चलाना ही नहीं है। देखिए, सेकेंडरी पंप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेकेंडरी पंप जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो लोड पे डिपेंड करते हैं, है ना, कि एक चलाने हैं, दो चलाने हैं, तीन चलाने हैं। लेकिन जो प्राइमरी और आपके कंडेंसर पंप होते हैं वो चिलर पे डिपेंडेंट होते हैं कि आपको एक चलाना है। अगर एक चिलर चल रहा है तो एक प्राइमरी पंप, ठीक है, और एक कंडेंसर पंप ही ऑन होंगे। तो ये डूज एंड डोंट्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, जो बिगिनर हैं, जो न्यू लर्नर हैं, जो अपना एचवीएसी इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको आज के बाद से किसी भी प्लांट रूम में ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आई है, आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप जरूर दबाएं, ठीक है। एम इस बार जो हम करते हैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर का 50K करते हैं इस मंथ में। होपफुली देखते हैं होता है या नहीं होता है। वीडियोस को शेयर करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू।